अच्छा बेटा, हमने फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट किया था। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फर्टिलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है बेटा? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? Fusion of sperm and egg. जी बेटा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? An egg. आवाज नहीं आई बेटा आप। The fusion of a sperm with an egg. शाबाश। फ्यूजन जो है बेसिकली फ्यूजन किसकी हो रही है? पूरे स्पर्म की और पूरे एग की फ्यूजन हो रही है? No, ma'am. No, ये ma'am. egg थोड़ी है, उनके न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई की। शाबाश। आपने जब डेफिनेशन बतानी है तो आपने बताना है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो बिगिन करता है विद द कांटेक्ट बिटवीन द स्पर्म एंड द सेकेंडरी oocyte and ends by the fusion of the nuclei of the two। ठीक है, दोनों जो स्पर्म का और सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है, उन दोनों की जब फ्यूजन हो जाती है तब ये प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है, रिजल्टिंग इन इंटरमिंगलिंग ऑफ दी क्रोमोसोम जो मटेरियल है उनकी इंटरमिंगलिंग हो जाती है। दोनों साइड का जो क्रोमोसोमल मटेरियल था उसकी जो है वो इंटरमिंगलिंग जो है वो हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के इसका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, गिव द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स में आप स्टेप्स या फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो मेंशन करने होते हैं स्टेप्स में, और ये फेजेस में मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो इनको एनुमरेट करती हूँ। पहले आप लोग फेजेस लिखोगे, उस फेज की जो है वो डिटेल लिखोगे जितनी आप लोगों की बुक में या जितनी ये स्लाइड्स में जो है वो लिखी हुई है, तो वो आप लोगों ने जो है वो लिखनी है। अच्छा, अब जैसा आप लोगों को ये स्लाइड इस वक्त नजर आ रही है, इसमें पहला स्टेप या पहला फेज हुआ है पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी जो है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म थ्रू द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। उसके बाद जो इजैकुलेशन और ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जब आप फेजेस लिखोगे तो ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये कि इजैकुलेशन कितने स्पर्म्स की हुई, उसमें से कितने फर्टिलाइजेशन साइट पे गए, और जो है कितने फर्टिलाइज हुए, विच स्पर्म, हाउ मेनी स्पर्म वाज रिस्पांसिबल फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। इसमें आपने ऊपर हेडिंग देनी है पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा। तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ इसको ये मेंशन करना है कि कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है उसमें स्पर्म जो है वो कैसे जो है वो पास आउट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है लोगों को? हाँ जी बेटा, समझ आई? Yes, ma'am. अच्छा। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पहला ये फेजेस तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैम ब्रीफली मैम एक दफा रिवाइज करा दें। अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें बेटा सबसे पहले हमारा जो स्टेप है दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा या पैसेज ऑफ द स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटा। ये जो है आप लोगों को दोनों बुक्स में लैंगमैन में भी और किलैम में भी इसकी जो है वो हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन है यही पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा। अब हम सबको पता है कि कोरोना रेडिएटा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो हमारे पास उसकी है, सेकेंडरी oocyte की जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। कोरोना रेडिएटा वाज इनिशियली क्या थी? कोरोना रेडिएटा पहले क्या था? ये बिफोर द रिलीज इट वाज नोन एज Cumulus Of शाबाश। Oophorus. बिफोर द रिलीज इट वाज क्यूमुलस oophorus। और ये क्यूमुलस oophorus कहाँ से आया था बेटा? मैम Secondary follicular cells। फॉलिकुलर सेल्स थे। शाबाश।
ये वही फॉलिक्यूलर सेल्स हैं जो शुरू से जो है वो हमारे पास, जिन्होंने जो है वो सराउंड किया हुआ था डेवलपिंग oocyte को और उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जब हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बना तो अगर जो है वो हमारे पास जो हमारा oocyte था वो पुश असाइड हो गया, और उसके साथ ही जब वो पुश असाइड हुआ और सेंटर में एंट्रम बना, तो ये जब पुश असाइड हुआ तो इन फॉलिक्यूलर सेल्स ने अपने आप को रीअरेंज किया around the developing secondary oocyte, and now this follicular layer will be known as the cumulus oophorus. और क्यूमुलस oophorus जो है, जब हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया और जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ फ्रॉम दी अपना जो बड़ा ग्रेफियन फॉलिकल था, तो उसके बाद इस कोरोना रेडिएटा, ये जो क्यूमुलस oophorus, इट अगेन रीअरेंज themselves and now this layer will be known as corona radiata. अब इसका मतलब है जो हमारे पास secondary oocyte release हुआ from the ovary as a result of the process of ovulation, it was surrounded by which structure? कौन कौन से structure होंगे उसके बाहर बेटा? क्या क्या था हमारे पास? सबसे outer layer was of corona Zona radiata, lucida. Zona pellucida. सबसे outer पे क्या था बेटा हमारे पास? corona radiata, कोरोना रेडिएटा, शाबाश। उसके बाद अंदर क्या था? zona pellucida, Zona pellucida. जोना पेलिसिडा, शाबाश। उसके मैम बाद हमारे पास क्या पड़ा है? scanriocyte, scanriocyte. शाबाश। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मैम मैं ये कह रही थी कि रिलीज होने से पहले ही उसमें कोरोना रेडिएटा होता है। रिलीज होने के बाद पहले वो क्यूमुलस oophorus होता है, और उसके बाद जब वो रिलीज हो जाता है तो वही सेल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं अराउंड द सेकेंडरी oocyte, तो उसको हम फिर कोरोना रेडिएटा कहते हैं। चीजें बेटा वही हैं, सिर्फ स्टेप्स का डिफरेंस है। जब वो अंदर हैं तब उनका क्या नाम है, और जब वो रिलीज हो गए हैं तो तब उनका क्या नाम है। ठीक है, फंक्शन इसका अभी भी वही है। दीज आर स्टिल दिस फॉलिकुलर सेल्स and they are still responsible for the protection of the secondary oocyte. ठीक है बेटा? यस तो मैम अब जो थैंक हमारे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, it was surrounded by two tough layers. The outer one is the corona radiata, the middle one is the second zona pellucida, and the third component is it's the secondary oocyte हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब sperm जब आया, स्पर्म ने जो है वो अपनी जर्नी शुरू की फ्रॉम द सर्विक्स पासिंग थ्रू द यूट्रस, यूट्रस से पास करने के बाद वो एंटर हुआ इनटू द यूट्राइन ट्यूब, और यूट्राइन ट्यूब में हमारे पास जो है उसने एग भी जो है सेकेंडरी oocyte भी आया है। कहाँ तक, कौन सी रीजन में आएंगे ये, कहाँ पर इनकी जो है वो शुरू होनी है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस? Ampulla, ampulla. Ampulla. ठीक है, एम्पुला में जो है ये हमारे पास आएंगे। आप सबसे पहले स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी oocyte को कांटेक्ट करेगा तो सबसे पहले उसके पास आएगी कोरोना रेडिएटा की लेयर। तो उसने जो है, अब स्पर्म ने जो है वो पेनिट्रेट करना है थ्रू द लेयर ऑफ द कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा में जाने के लिए उसने डेफिनेटली क्या करना है कि इस लेयर के जो सेल्स होंगे, ठहरे, अच्छा यहाँ से हम देख लेते हैं लेयर के जो सेल्स होंगे हमारे पास, ये बेटा ये बाहर हमें ये सारे जो हैं ये फॉलिकुलर सेल्स नजर आ रहे हैं। दिस इज द लेयर विच इज नोन एज द कोरोना रेडिएटा। तो इसका हमारे पास सबसे पहले क्या करना है कि इन ये जो सेल्स होंगे यहाँ पर, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होंगे इनका डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल मीन्स ये इनको इधर उधर करेंगे, डिस्पर्स करेंगे इन सेल्स की लेयर को, और इसके लिए जो है वो हमारे पास तीन फैक्टर्स हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो डिस्पर्शन होनी है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स की, इसके लिए जो है वो तीन फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हमारे पास होना है एंजाइम रिएक्शन, और ये एंजाइम जो है हमारे पास कहाँ से आएंगे, हमारे पास आएंगे फ्रॉम दी एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम आप सबको पता है, एक्रोसोम जो है ये आप लोगों को नजर आ रहा है। एक्रोसोम जो है यहाँ पर ये देखो नजर आ रहा है। एक्रोसोम जो है हमने कहा था ये प्रोटियोग्लाइकेन की कैप है जिसने 2/3 ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म को जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये एक्रोसोम में से जो है वो हमारे पास जो है वो एंजाइम रिलीज होंगे, और प्रिंसिपली यहाँ से जो एंजाइम बेटा रिलीज होता है दैट इज द hyaluronidases एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे।
और ये जो है दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द रेडिएटर सेल्स which are surrounding the secondary oocyte, ठीक है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि और हम कह सकते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। एक तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो है ट्यूबल मिकोजल एंजाइम्स। इससे आप लोगों को क्या समझ आता है ट्यूबल मिकोजल एंजाइम? मैम ये शायद यूटेराइन ट्यूब के जो वॉल्स हैं इंटरनल उनसे एंजाइम्स दिखते हैं। शाबाश शाबाश। जो जहां पर ये दोनों चीजें पड़ी हैं, जहां पर ये दोनों स्पर्म और oocytes राइड कर रहे हैं, यानी कि जो यूट्राइन ट्यूब है, यूट्राइन का जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट पार्ट, जो अंदर यानी कि लाइनिंग है, वो उसमें भी कैपेबिलिटी है कि वो एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करे, लेकिन उसके एज सच कोई नाम मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो है वो आप लोग रिसर्च करके निकालना कौन कौन से नाम है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ट्यूबल मिकोजल एंजाइम्स विल आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द कोरोना रेडिएटर सेल, प्लस जो फ्लैजिलल एक्शन होगा, जो स्पर्म का फ्लैजिला होगा, उसकी मूवमेंट की वजह से भी स्पर्म, ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ये डिस्पर्स होंगे। तो अब हमने देखा कि हमारे पास स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा की लेयर को पेनिट्रेट किया है एंड 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स अकर देयर। सबसे पहले एक्रोसोम में से हमारे पास जो है वो एंजाइम रिलीज हुआ, जिसको हमने हल्रोनिडेज का, ये यहाँ पर एक्रोसिन और ट्रिप्सिन लिखा हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। एक्रोसिन और ट्रिप्सिन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर जो है वो आप लोगों की बुक में जो है वो इसको हल्रोनिडेज लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट करके तो आप लोगों के पोस्ट कर दूंगी इंशाल्लाह आज ये वाली स्लाइड्स जो है, ठीक है। तो पैसेज हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोसोम वाज रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग द हल्रोनिडेज, सेकंड नंबर पे ट्यूबल मिकोजल एंजाइम्स वर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ दीज सेल्स, एंड थर्ड नंबर पे फ्लैजिला का एक्शन जो है दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, कौन कौन सी 3 चीजें रिस्पांसिबल थी बेटा? Acrosomal enzymes, hydrolase enzyme causal action, and the tubal mucosal enzymes. and flagella. और फ्लैजिला। Action. ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है स्पर्म ने जो है वो कोरोना रेडिएटा को जो है वो क्रॉस कर लिया, ठीक है। कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करने के बाद अब जो स्पेसिफिकली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो बेटा यहाँ पर डायग्रामेटिक, ये जो स्कीमेटिक हमारी डायग्राम है, इसमें हमें नजर आ मोर देन वन स्पर्म्स आर ट्राइंग टू क्रॉस द लेयर ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा के क्रॉसिंग के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो इसका इम्पोर्टेंट इवेंट है दैट इज द पैसेज थ्रू दी जोना पेलिस्ट्रीडा, ठीक है। जब जोना पेलिस्ट्रीडा से हमारे पास जो है वो पैसेज होगा स्पर्म का, दैट इज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जो है वो जोना पेलिस्ट्रीडा को जो है वो क्रॉस करना है, एंड फॉर इसको क्रॉस करने के लिए ये जो पोर्शन है, ये जो जोना पेलिस्ट्रीडा है, इसको जो है वो स्पर्म ने डाइजेस्ट करना है, इस लेयर को जो है वो हमारे स्पर्म ने डाइजेस्ट करना है। एंड अगेन दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ये अगेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजाइम्स की है कि वो एंजाइम्स इस लेयर को जो है वो डाइजेस्ट करेंगे, एंड अगेन द एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस एक्रोसोम, ठीक है। इस एक्रोसोम से ही जो है वो हमारे पास एंजाइम्स ने जो है वो रिलीज होना है। और एक्रोसोम आप लोगों को सबको पता है कि क्या है, और इसमें जो है जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे वो होगा एक्रोसिन। एक्रोसिन जो है उसकी रिलीज होगी और वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो लाइसिस करेगा। लाइसिस मीन्स कि डिसॉल्व करना शुरू करेगा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तो वो जो है वो उसको डिसॉल्व करना जो है वो शुरू करेगा, और अल्टीमेटली वो उसको डिसॉल्व करेगा, ऐसे ही डिसॉल्व होता जाएगा, और पाथ जो है वो एक पाथ जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जहां से स्पर्म जो है वो it will try to enter inside the cytoplasm of the secondary oocyte,
ठीक है। और इसमें जो है अगर हमारे पास एक्रोसिन रिलीज नहीं हो रहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, आप लोगों को पता होगा कि ये जो आर्टिफिशियल जो प्रोडक्शन है, यानी कि आईवीएफ के जो प्रोसेसेस हैं वो आप बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस हो गए हैं, और बहुत ज्यादा जो बेबीज हैं वो इन प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो बॉर्न हो रहे हैं। और फॉरेन कंट्रीज में ये प्रोसेसेस इतने ज्यादा यानी कि शॉर्ट होते हैं कि इवन दे कैन सिलेक्ट द सेक्स एंड they can have twin pregnancies, they can have triplet pregnancies। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और बहुत यानी कि उस एनवायरनमेंट में ये जो है ये प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट होते हैं। और आप लोगों को पता है कि सेरोगेसी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। स्पेसिफिकली जो ये सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं उनकी जितनी प्रेगनेंसीज हो रही हैं ये सारी की सारी सेरोगेसी में हो रही हैं। और सेरोगेसी जो है उसमें ये सारे प्रोसेस जो हैं, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, जाइगोट फॉर्मेशन, ये सारे या तो आउटसाइड दी यूट्रस जो है वो अकर होते हैं, इनसाइड यूट्रस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आउटसाइड यूट्रस जो है वो जाइगोट फॉर्म करके उनको जो है वो सेरोगेट मेथड्स में जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। तो ये प्रोसेसेस और इस पे जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च है। और एंजाइम्स के भी सब एंजाइम्स और ये बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है। अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट हो तो ये नेट पे देख सकते हो, इस पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके एक एक एंजाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा तो एक्रोसोम रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो है रिसर्च में पता चला कि एक्रोसिन जो है वो रिलीज ना हो तो ये पैसेज नहीं बनेगा एंड पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म थ्रू जोना पेलिसुडा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो एक्रोसिन ने जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ से रिलीज होना है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, पाथ बना, एक्रोसिन रिलीज हुआ। और अब जो है एक दफा जब यहाँ से हमारे पास, ये हमने पिछली दफा भी बात की थी, जब एक दफा जोना पेलिसुडा हमारे पास स्पर्म जो है वो क्रॉस कर गया, स्पर्म जो है वो क्रॉस कर गया, तो देन देयर विल बी अ रिएक्शन टेक प्लेस विच इज नोन एज जोना रिएक्शन। अब हमारे पास जो है वो जोना रिएक्शन होगा। जोना रिएक्शन का फंक्शन क्या है कि जोना रिएक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस लेयर। दिस लेयर कौन सी बेटा, कौन सी लेयर? सिरा सोना पेलिसिडा। जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा को जो है वो इम्पर्मिएबल करेगी। किसके लिए इम्पर्मिएबल कर देगी? फर्दर Sperm. स्पर्म more sperm. मोर स्पर्म, ताकि वो अब अलाउ ही नहीं करेगी कि जो है वो हमारे पास कोई और स्पर्म जो है वो एंटर हो सके। तो जो है हमारे पास ये लेयर जो है वो इम्पर्मिएबल हो जाएगी फॉर दी फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ दी स्पर्म्स। और इसके लिए ये क्या करेगी, फिजियोकेमिकल जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स, जो इस लेयर की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो है वो अल्टर करेगी। जोनल रिएक्शन में बेसिकली ये ऑल्ट्रेशन होगी। और इसके लिए हमें बात की थी कि ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो है वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें जो है ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो पैसेज बना होता है, जो डिफेक्ट आया होता है, जो पैसेज बना होता है, उसको जाके जो है ये फटाफट रिपेयर कर देते हैं। उस पैसेज को जो है ये खत्म कर देते हैं और फर्दर वहां से उस पैसेज के थ्रू जो है वो कोई भी दूसरा स्पर्म जो है वो अलाउ नहीं हो सकता, वहां से जो है वो हमारे पास आएगा नहीं। अब इसमें आगे फर्दर जो है वो डिटेल्स हैं कि ZP3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और ये सारी ये आगे से बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। अब उस दिन हमने बात की थी कि ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे एग की एज ज्यादा होती जाएगी, सेकेंडरी oocyte की एज जो है वो ज्यादा होती जाएगी, देन दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। और जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे तो पैसेज क्लोज नहीं होगा और मोर देन वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte रिजल्टिंग इन द एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल जाइगोट्स। तो जो इसलिए कहते हैं कि जो
ओल्ड एज होती है, जो ओल्ड एज मैरिजेस होती हैं या ओल्ड एज जो मदर होती है, उसमें एबनॉर्मल बेबीज के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि आप देखो कितने इनिशियल स्टेप से ही एबनॉर्मेलिटी जो है वो आना शुरू हो गई है। पहले एक तो ये स्टेप उससे भी पहले आ गया है, यानी कि क्रोमोसोम्स, तो अंदर हमने बात की थी कि क्रोमोसोम्स में भी चांसेस होंगे कि क्रोमोसोम्स हैं वो एबनॉर्मेलिटी की साइड पे चले जाएं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नॉन डिसेक्शन, और उसमें जब जो है सेपरेशन हो रही थी और वो सारा प्रोसेस अकर हो रहा था टीलोफेज का, एनाफेज का, उसमें जो है वो चेंजिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाए या कुछ ओल्ड क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले भी ओल्ड जो ऊ साइट है उसका नुकसान ये हुआ कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की एब्सेंस है, और जो यहाँ से लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होने हैं वो ना रिलीज हो, और ये पैथ जो है वो ओपन रहे एंड मोर देन वन स्पर्म कैन एंटर। और मोर देन वन स्पर्म एंटर होगा तो अगेन हमारे पास जो है वो जो काउंट है, क्रोमोसोमल काउंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो है ये सारी डिटेल भी हमने रिवाइज कर ली। अब हमारे पास बेटा दो स्टेप्स हो गए हैं। One was the penetration of the corona radiata and the second was the penetration of the zona pellucida. ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप होना है, थर्ड स्टेप इज एक्चुअली दी फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन्स है, अब क्या हुआ जब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये थी कोरोना रेडिएटा की लेयर, ये थी जोना पेल्यूसिडा। नाउ विल बी द यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो हम पेरीवेटिलाइन स्पेस भी जो है वो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी साइट आएगी और यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी स्पर्म हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगी। तो ये जो है अब बेसिक जो हमारा थर्ड स्टेप है, दैट विल बी द फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों की जो है वो फ्यूजन होनी है। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, अभी हम न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं हुए हैं। तो अगर हम देखें तो इस 3 मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी पड़ती हैं। पहले जो है वो कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा एंड नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इसको क्रॉसिंग हम इसलिए, बेसिकली यहाँ पर फ्यूजन होती है दोनों मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप है। और इसमें जो है इसमें सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले होनी है एडिशन, यानी कि दोनों ने जुड़ना है। ठीक है, और एडिशन जो इंटरेक्शन होना है, दोनों ने जो एक दूसरे के करीब आना है और जुड़ना है, उसके भी जो है वो हमारे पास अगेन जो है वो एंजाइम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जो सेकेंडरी साइट है उसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो रिलीज करेगी इंटीग्रेंस, यानी कि साइट की तरफ से हमारे पास आएंगे इंटीग्रेंस, और जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पर होंगे इंटीग्रेंस। ये दोनों जो हैं वो प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे और दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगी और एडहेयर होंगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ एडहेयर होंगी। ठीक है, एडहेशन हो जाएगी तो उसके बाद फ्यूजन अकर करेगी, वहां पर फ्यूजन जो है वो हमारे पास अकर करेगी। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये फ्यूजन होगी, और वो जहाँ से फ्यूजन होगी वहां से पैसेज जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा, और उस पैसेज के थ्रू हमारे पास जो है स्पर्म जो है वो एंटर होगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जब ये एंटर हो रहा होगा उस वक्त ये क्या करेगा कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो वे बिहाइंड जो है वो छोड़ देगा, और सिर्फ उसका हेड एंड टेल है वो एंटर हो जाएगा इनसाइड दिस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास हेड एंड टेल जो है वो दोनों जो है वो एंटर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अब हमने क्या बात की कि सबसे पहले मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की क्या होनी सबसे पहले? फ्यूजन होएगी, एडिशन इंटरेक्शन, एडिशन। इसके लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? disintegrants from the sperm and the oocyte. ठीक है, इंटीग्रेंस किस पे प्रेजेंट है oocyte. और डिसइंटीग्रेंस किस प्रेजेंट होंगे? Firm. ठीक है, शाबाश।
और जो स्पर्म एंटर होगा जहां पर पॉइंट ऑफ एडिशन होगा वहां पर अल्टीमेटली जो है वो फ्यूजन होगी और ब्रेक डाउन होगा और स्पर्म जो है वो एंटर हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो कौन सा पार्ट स्पर्म का जो है वे बिहाइंड जाएगा? Plasma membrane. प्लाज्मा Plasma membrane. और जो चीज स्पर्म के और जो चीज एंटर होगी इनसाइड द साइटोप्लाज्म उसमें क्या क्या चीज होगी? Ma'am, head and tail. Head and tail. हेड एंड टेल प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये जो हेड एंड टेल प्रेजेंट होगा इसकी टेल की जो मूवमेंट होती है इसमें जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है और उसमें ये होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाके जो टेल की मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा होती भी है और नहीं भी होती है। लेकिन अगेन वही बात है, टेल है तो डेफिनेटली उसकी मूवमेंट जो है वो हो रही होगी चाहे स्लाइड्स ही हो। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि बहुत ज्यादा एंजाइम ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो मॉलिक्यूल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो अब फर्दर इस फ्यूजन को जो है वो हेल्प करेंगे। वो जो मॉलिक्यूलर रेगुलेशन है वो इतनी ज्यादा आप लोगों के लिए है, उसकी इतनी डिटेल जो है वो नहीं है। यानी कि वो इतनी आप लोगों ने नहीं करनी है। सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ है विद द हेड एंड द टेल। ठीक है, हेड और टेल जो है वो उसके साथ है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बिहाइंड वे रह गई है। ठीक है, अब जब वो एंटर हो गया स्पर्म साइटोप्लाज्म में आ गया तो अब एग के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आएंगी? एग जो है वो उसको यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा हमारे पास? तो ये कॉर्टिकल और जोना रिएक्शन तो हमने पहले ही देख लिया था कि वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स और उनकी वजह से रिएक्शन हुआ। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है जो अच्छा, ये यहाँ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है इसको इस तरह किया है कि एग का रिस्पॉन्स क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता नहीं, अगर कोई आपसे पूछ ले, अच्छे बताओ आप लोगों से कोई पूछता है कि एग ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो आपको ये पता हो कि एग ने इसमें से यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स थे उसमें से एग ने क्या स्टेप किए। ठीक है, एग ने क्या स्टेप किए, लेकिन जब आप फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स लिखोगे तो इन 3 फेजेस के बाद जो आपका चौथा फेज होगा दैट विल बी द रिजम्पशन ऑफ द सेकंड मेयोटिक डिवीजन या कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मेयोटिक डिवीजन। जी बेटा, किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, ये कॉल आ गया, एक मिनट कॉल आ गया। है? अच्छा बेटा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी द रिजम्पशन ऑफ द सेकंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ द oocyte। इसका क्या मतलब होगा ये आप लोग मुझे बताओ। मैम जो मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड थी Second, स्कैनियोसाइट वो मैक्मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट और होगी उसका सेकेंडरी एग में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब mature egg सेकेंडरी बनेगा। जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगी which was previously arrested at कहाँ मेटाफेज में। ठीक है, मियोसिस के मेटाफेज में जो है वो हमारे पास अरेस्टेड थी, वो कम डिवीजन जो है वो सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगा और अब सेकेंडरी oocyte विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर एग मैच्योर ओवम में जो है कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ एक और क्या चीज बनेगी यहाँ पर? पोलर बॉडी। polar body. बॉडी। कौन से नंबर की पोलर बॉडी होगी? Second, पोलर बॉडी, शाबाश। सेकंड पोलर बॉडी जो है वो हमारे पास जो वो फॉर्म हो जाएगी। क्या हुआ, सेकंड मेयोटिक डिवीजन हमारे पास कंप्लीट हुई, secondary oocyte was converted into a mature ovum along with the formation of the second bar body, second polar body बन गई है। and now इस स्टेज पे जब हमारी second meiotic division जो है वो कंप्लीट हो गई है तो नाउ द न्यूक्लियस, जो हमारे पास न्यूक्लियस था यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारे पास न्यूक्लियस था, नाउ दिस न्यूक्लियस विल नोन एज प्रोन्यूक्लियस ऑफ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या बात की हमने बेटा? क्या बात की हमने? क्या बात की कि सेकेंडरी oocyte जो है वो हमारे पास बन गया है, क्या बन गया है? मैच्योर ओवम बन गया है और ओवम जो है उसके साथ हमारे पास सेकंड बार बॉडी बन गई है, सेकंड बार बॉडी में बार बार बोल रही हूँ, सेकंड पोलर बॉडी बन गई है।
और उसके बाद अब जो न्यूक्लियस था हमारे पास, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, जो कि बेसिकली जो ओवम का न्यूक्लियस होगा, अब मैच्योर ओवम का न्यूक्लियस होगा, नाउ इट विल बी नोन एज द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहेंगे मैम इसको? फॉलिकल क्या होता है? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। टर्शरी फॉलिकल। वो टर्शियरी फॉलिकल कहाँ गया? इस पेपर में एक्चुअली टेस्ट में आया था टर्शरी फॉलिकल, लेकिन हमने सेकेंडरी पढ़ा हुआ था। और टर्शियरी आंसर मैम आंसर भी टर्शरी फॉलिकल ही था और हमने पढ़ा ही नहीं हुआ वो। ये कैसे हो सकता है? मैंने मैम आपको सही क्या नहीं। कहा था? एक एक चीज के दो दो नाम है। टर्शियरी फॉलिकल इज बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। देखो अभी तुम लोगों ने पहले टेस्ट में ही ऐसे कर दिया। चलो प्रैक्टिस हो गई। ग्रेफियन फॉलिकल इज एक्चुअली द टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल जो था जिसमें हमने देखा था कि बड़ा सारा एंट्रम बन जाएगा और साइड पे जो है वो न्यूक्लियस, साइड पे हमारी सेकेंडरी वो साइट होगी, उसकी सराउंडिंग क्यूमुलस फोरस की लेयर होगी। दैट इज द टर्शियरी फॉलिकल, दैट इज द ग्रेफियन फॉलिकल, दैट इज द मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, उसको हम कहेंगे। ठीक, अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ऊ साइड ने अपनी डिवीजन कंप्लीट, और जो है हमारे पास जो है ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जैसे ही जो है हमारे पास ये एंटर हुआ था, यहाँ पर स्पर्म एंटर हुआ था इनटू द साइटोप्लाज्म, तो हमारे पास क्या होगा, स्पर्म जो है वो अपनी टेल को जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा और टेल जो है वो इसकी जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो जो इसका हेड था, जो हमारे पास हेड था, स्पर्म का जो हेड था, नाउ दिस हेड enlarged to form the male pronucleus। ठीक है, अब फीमेल प्रोन्यूक्लियस कब बना बेटा? फीमेल प्रोन्यूक्लियस कैसे बना? जैसे हाँ, स्पर्म एंटर हुआ। जैसे उसकी सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हुई उसके बाद। शाबाश, सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हुई और सेकेंडरी oocyte क्या किया? फीमेल Mature egg. ओवम बन गया, और ओवम के न्यूक्लियस हमने क्या नाम रख दिया? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब मेल प्रोन्यूक्लियस की क्या स्टोरी है? मेल प्रोन्यूक्लियस कैसे बना? पहले उसकी जब वो टेल साइटोप्लाज्म रीजनरेट में हो गई और उसके बाद साइटोप्लाज्म में इनलार्ज किया और फिर वो बन गया किसने किसने इनलार्ज किया? हेड में इनलार्ज हेड किया। ऑफ द स्पर्म। शाबाश, हेड ऑफ द ने। तो हेड बेसिकली अगर जब आप लोगों को एमसीक्यू आएगा तो मेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द स्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड। हेड को। शाबाश, हेड ऑफ द न्यूक्लियस, हेड ऑफ द स्पर्म को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास जो है वो जो है ये पांचवा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस, वो आप लोगों को पता चल गया कैसे हो गया। ठीक है, अब जो सिक्स्थ इसका स्टेप होगा, सिक्स्थ जो स्टेप हमारे पास आएगा, दैट विल बी द नाउ विल बी द कि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और हमारे पास जो है ये अपनी जो इसकी मेम्ब्रेन्स होंगी, जो इसके सराउंडिंग में जो है वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर मेमोरी, ये देखो ये मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। हमारे पास इसके अराउंड जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास डिसॉल्व होगी, दे विल लूज द मेम्ब्रेन एंड नाउ द maternal and paternal chromosome will intermingle with each other। और ये जो है यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो है ये जो स्टेज होगी ये मेटाफेज होगी हमारे पास फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन की। नाउ दिस विल बी द मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर लेंगे और इस तरह अपने आप को जो है वो अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो स्टेज होगी दैट विल बी द मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी? माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन। शाबाश, यहाँ से अब हमारे पास क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज यानी कि
पहली जो है वो हमारी डिवीजन जो है वो शुरू हो गई है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। तो आप अगर ये इस तरह की लेबलिंग, इस तरह का डायग्राम होगा तो दीज विल बी द, जो क्रोमोसोम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं ये मेल के होंगे फीमेल के होंगे, ये किस क्रोमोसोम है? मैम दोनों के। दोनों के। जाइगोट के होंगे, बेसिकली जाइगोट है ये, ठीक है। अब ये जाइगोट जो है वो हमारे पास होंगे। अच्छा बेटा, ये दोनों क्या चीजें नजर आ रही हैं बाहर? पोलर बॉडीज। Polar body. polar bodies. शाबाश। ये क्या है, ये जो ब्लू वाली लेयर है? जोना पेलिसिडा। दोनों प्लस ना पेलिस्टिडा। शाबाश। ये सारा साइड पे ये क्या चीज है? साइटोप्लाज्म ऑफ Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। शाबाश। और ये सेंटर में हमें ये क्या नजर आ रहा है? Chromosomes of the zygote. जाइगोट। और ये कौन सी स्टेज पे है हमारे पास? Metaphase. मेटाफेज। और कौन सी डिवीजन यहाँ पर शुरू हुई है बेटा? First cleavage disc. माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन हमारे पास जो है वो वो हो गई है, शुरू हो गई है, ठीक है। यानी कि जाइगोट की हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये पास थे 6 स्टेप्स फॉर द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब आपने लिखना है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप 1 क्या लिखोगे? passage of Penetration of corona radiata. पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिया। शाबाश। सेकंड स्टेप क्या लिखोगे? Penetration of शाबाश। थर्ड स्टेप क्या लिखोगे? Fusion of फ्यूजन ऑफ plasma प्लाज्मा membrane. मेम्ब्रेन। Fusion of plasma membrane of फ्यूजन egg ऑफ and sperm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी प्लाज्मा Of मेम्ब्रेन oocyte. फ्यूज कर रही है? Sperm and oocyte. स्पर्म एंड oocyte। शाबाश। स्टेप 4 क्या लिखोगे? completion of second meiotic division. शाबाश। कंप्लीशन ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन। शाबाश। फिफ्थ स्टेप क्या लिखोगे? Male pronucleus formation. शाबाश। फॉर्मेशन Formation of female फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फॉर्मेशन है वो जब आप लोग स्टेप नंबर 4 एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आप लोग सेकेंडरी oocyte को सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कराओगे, तो उसके रिजल्ट में ही हमारे पास फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गया। तो फोर्थ स्टेप जो है दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन प्लस द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस। और सिक्स्थ स्टेप क्या होगा? That both pronucleus. Detachment of tail. हाँ, इसको कहेंगे नहीं। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक है बेटा, मेल और Yes, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन। तो अब इंशाल्लाह फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस 6 के 6 स्टेप्स आप लोगों को पता है, उसमें आप लोगों ने जो है वो इसको मेंशन करना है और स्टेप वाइज लिखना है। इसका नोट ऐसे नहीं लिख देना कि ये आप अपनी जनरल नॉलेज की बेस पे बस जो याद आ रहा है आप लिखते जा रहे हो। तो फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चन को इसी तरह हमने अटेम्प्ट करना है कि फर्टिलाइजेशन की पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बताना है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, और उसमें स्टेप नंबर 1 उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी हेडिंग देंगे और वो हेडिंग जो है वो अलग कलर के मार्क्स से देनी है ताकि हमें नजर आए कि आप लोगों ने हेडिंग दी हुई है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप कंप्लीट करके आप लोगों की फर्टिलाइजेशन का नोट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो अगेन जो है वो हमारे पास उसकी नंबरिंग है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है तो एक्चुअली हमारे पास एंड रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि फेट क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्यों अकर हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस जो हैं वो नजर आ रही हैं। ये उससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो इसकी क्लिनिकल पढ़ लेते हैं। क्लिनिकल मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि क्लिनिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद दी एडवांस, आजकल जिस तरह जो है प्रेगनेंसीज हो रही हैं और इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, तो हमें ये सारे प्रोसेस का जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो एक अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर है, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोटीन। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो उसको रिजेक्ट करता है, उसको जो है उससे गेट रिड होने की है वो कोशिश करता है। तो स्पर्म भी जो है वो फॉरेन बॉडी है ना, तो
स्पर्म को भी जो है वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, फीमेल बॉडी को उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना चाहिए, जैसे वो हर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो कोई भी बॉडी हो, कोई वायरस आए, कोई बैक्टीरिया आए, तो उसका अपना एक इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एक अलार्म बज जाता है पूरी बॉडी में कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो एंटर हुआ है, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारे पास जो है वो उसको इनिशिएट हो जाता है, और उससे जो है जहां तक उससे मुमकिन होता है उससे गेट rid करने की जो है वो कोशिश करता है। जब वो गेट rid नहीं कर पाता तो तब हमारी बॉडी में जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीजें जो है वो लेना शुरू करते हैं। तब हमें बॉडी को पता चलता है कि अब बॉडी के कंट्रोल से जो है वो बात बाहर निकल। तो इसी तरह फिर स्पर्म भी जो है वो फॉरेन पार्टिकल है, उसको भी जो है वो रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास एक फैक्टर होता है विच इज नोन एज द अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ जीन एंड इट इज अ इम्यूनो सप्रेसेंट प्रोटीन। इससे पता चल रहा है कि इसने हमारे पास इम्यूनिटी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अलार्मिंग द बॉडी उसको सप्रेस किया है। और ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स अब कहाँ से आएंगे? ट्रोफोब्लास्टिक सेल बेसिकली जो है वो आउटर कवरिंग होगी जाइगोट की, वो हम आगे पढ़ेंगे। वहां से जो है ये रिलीज होंगे इन द मैटरनल सीरम विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ द फर्टिलाइजर, ताकि फीमेल जो है वो इस चीज को जो है वो फॉरेन पार्टिकल ना समझे। ठीक है, ये जो अर्ली प्रेगनेंसी जो है ये फर्स्ट 10 डेज में ये भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिडक्शन के लिए, प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई, प्रेगनेंसी टेस्ट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, जाइगोट जो है वो जेनेटिकली यूनिक है, आप लोगों को भी पता है। इसके हाफ क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड हाफ क्रोमोसोम जो है वो आर कमिंग फ्रॉम द पैटर्नल साइड। तो ये फ्यूजन होती है, ये जो इंटरमिंगलिंग होती है, उसके नतीजे में जो हमारे पास जाइगोट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक नया क्रोमोसोम लाइन जो है वो जनरेट होती है। ये दो लाइंस मिलके एक नई जो है वो लाइन जो है वो जनरेट जो है वो होती है, और बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस जो है वो हम कैरी करते हैं। और ह्यूमन स्पीशीज जो है वो इस तरह डिफरेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन वेरिएशन आती है हमारे पास, जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन से डिफरेंस होता है, वो यहीं से जो है वो हमारे पास उसका जो है वो आगाज हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास जो बेटा ये सारे क्रॉसिंग ओवर और ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि एक्स वाई का तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। फॉर जो है ये अगर 46XX जाइगोट होगा तो क्या होगा? 46XX जाइगोट होगा तो क्या होगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी फ्यूचर फीमेल फीमेल female. और अगर फीमेल 46XY होगा तो मेल मेल। मेल। ठीक है, अब हम जो है वो बात कर लेते हैं रिजल्ट की, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आईवीएफ की टेक्निक को जो है वो डिस्कस करूंगी कि आईवीएफ की टेक्निक में एक्चुअली हमारे पास क्या जो है वो प्रोसेस जो है वो होता है, और आईवीएफ की टेक्निक के जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने उनको भी जो है वो मेमोराइज करना है। अगर आप लोग अपने यूएचएस के पैटर्न देखो ना, तो उसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है ए और बी पार्ट में जो है वो ब्रेकअप हुआ होता है। ए पार्ट जो होता है वो कोई भी उन्होंने जो है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, गिव द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या व्हाट इज द फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने इसको डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ जो है वो आएंगे, जिसमें आपने स्टेप्स लिए और आखिर में आपने उसका फेट या आखिर में आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं या रिजल्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो उसका जो बी पार्ट होगा, बी पार्ट जो है वो हमारे पास क्लिनिकल क्वेश्चन का जो है वो बी पार्ट होता है। क्लिनिकल क्वेश्चन जो होता है वो हर क्वेश्चन के साथ जो है वो पार्ट अटैच होता है और उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ग्रॉस एनाटमी में यूजुअली जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता ही क्लिनिकल सिनेरियो के साथ जो है वो स्टार्ट होता है, और फिर उसी तरह उसको जो है रीड किया जाता है। जो हिस्टो में और एम्ब्रियो में जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोगों का मोस्टली जो बी पार्ट होता है दैट इज द क्लिनिकल पार्ट। वो कभी 1 मार्क्स का होता है, कभी 1.5 मार्क्स का होता है, ज्यादा मार्क्स भी कर सकते हैं लेकिन 1.52 मार्क्स से ज्यादा का जो है वो नहीं हो सकता। तो इसमें जो है वो आपके साथ जो है वो कोई भी उससे रिलेटेड क्लिनिकल जो है वो अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं आईवीएफ की टेक्निक के बारे में,
और उसके स्टेप्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो इसको जो है ये आप लोगों ने क्लिनिकल्स जो हैं खास तौर पे हिस्टो और एम्ब्रियो के क्लिनिकल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह करने, क्योंकि अगर इनके मार्क्स जरा भी अगर आप लोगों के हम क्लिनिकल्स छोड़ देंगे तो अगर तो क्लिनिकल हुआ 0.5 मार्क्स का या 0.75 मार्क्स का तब तो आप सेफर साइड चले जाओगे, लेकिन अगर क्लिनिकल हुआ 1 या 1.5 मार्क्स तो इसका मतलब है जो आपने ए पार्ट किया है उसमें से आपने पूरा मार्क्स लेने हैं, तभी आप जो है वो पास हो सकते हो, या एटलीस्ट 2 मार्क्स जो है वो आपने जरूर सिक्योर करने हैं। तो इसमें जो है वो आपने क्लिनिकल्स को जो है वो जरूर हमने जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, सबसे पहले हम रिजल्ट्स की बात करते हैं कि जी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ये सारा 6 स्टेप्स हुए, तो उनका हमें एंड रिजल्ट जो है वो क्या मिला। तो सबसे पहले तो बेटा रिस्टोरेशन हो गई डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं कि उसने स्टिमुलेट, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा मियोसिस, लेकिन ये बात हम वहां बता चुके हैं, यानी कि उसके स्टेप्स में हमने ये बता दिया कि कंप्लीशन हो रही है। तो हम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट आया वो था रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये कैसे हुई बेटा? Miss, both the haploid nuclei, they fuse together to form like 46 chromosomes. शाबाश। 23 नंबर जो है वो ओवम से आए और 23 नंबर्स जो हैं वो हमारे पास स्पर्म से आए। तो यानी कि प्रो न्यूक्लियस जो था एक में 23, दूसरे प्रो न्यूक्लियस में भी जो थे वो 23 थे, और अल्टीमेटली जो जाइगोट बना उसने अपना जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 46, उसको जो है वो रिस्टोर कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये प्रोसेस जो है वो यानी कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं फर्टिलाइजेशन, उसमें सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला रिजल्ट वाज द रेस्टोरेशन ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो था वो स्पेशीज वेरिएशन, ठीक है। ये भी अभी हमने बात की कि हमारे पास मिटरनल और पिटर्नल क्रोमोसोम्स आते हैं जो कि इंटरमिंगल करते हैं, और इसमें जो है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो न्यू जो क्रोमोसोम जो जाइगोट बनता है उसमें हमारा जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे पास होती है, और वो क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न होता है वो मेल और फीमेल जो पिछले हमारे क्रोमोसोम्स थे उनसे जो है वो हमारे पास डिफरेंस जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये जो शफलिंग ऑफ जीन्स हुई है, जो जीन्स जो है वो शफल हुए हैं, ये जो है ये इन्होंने एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो उसको प्रोड्यूस किया है। ये कॉम्बिनेशन जो है जेनेटिक मटेरियल एक नया आया है, और जो अब स्पीशी बनेगी वो जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, और ये बात हमने याद रखनी है कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें मिटरनल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ मिटरनल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। जो तीसरा रिजल्ट है हमारा, पहला रिजल्ट था रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड वाज द वेरिएशन इन द स्पीशीज, थर्ड जो हमारा रिजल्ट है दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसने जो है वो हमारे पास जो फ्यूचर एम्ब्रियो है उसका सेक्स इधर ही डिटर्मिन कर लिया है। यानी कि हमने जैसे पहले बात की कि अगर जाइगोट 46XX होगा देन द फ्यूचर एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ फीमेल, और अगर तो जाइगोट जो बना है उसमें 46XY क्रोमोसोम्स होंगे तो देन द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल फ्यूचर मेल। यानी कि फर्टिलाइजेशन से के प्रोसेस के साथ ही सेक्स की डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे पास हो गई। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। ये थर्ड स्टेप कर हुआ, और फोर्थ स्टेप जो है वो हमारे पास होगा इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि क्लीवेज जो है सबसे पहला स्टेप है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में, जहाँ से डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास जो है शुरू होगी। यानी कि वो जो
क्लीवेज का मतलब है जो हमारे पास सिंगल सेल था अब ये डिवाइड होगा, क्लीवेज होगी, इसमें सेल 2 सेल 4 सेल 6 सेल 8 सेल और इसी फर्दर 16 सेल 18 सेल। अब ये जो है वो आगे फर्दर जो है वो क्लीवेज होती जाएगी, माइटोटिक डिवीजन जो है वो हमारे पास की जाएगी और जो है हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सबसे इसमें जो है हमारे पास इनिशिएशन यानी कि उसने इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया। अगर तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना अगर हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो जो हमारा सेकेंडरी oocyte था वो नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा। मैम 3 to 4 days नहीं लगते? हम्म 3 to 4 days नहीं लगते? डीजेनरेशन शुरू होना हो जाएगी और जो है 24 आवर्स में इस डीजेनरेट होना जो है वो शुरू हो जाना है oocyte ने, ठीक है। फिर वो Okay. सारा वो उसका वो सारा फिर साथ ओवरी में भी ये सेकेंडरी oocyte तो यूट्रस में डीजेनरेट हो रहा है। ओवरी में क्या चीज डीजेनरेट हो रही होगी उस वक्त अगर फर्टिलाइजेशन ना करें तो? Corpus luteum. और कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? corpus luteum of menstruation. Corpus albus. Scar body. हाँ, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? Scar. Corpus albicans. albicans. कॉर्पस एल्बिकैन, एल्बिकन। ठीक है। फिर ना कहना कि ये नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। अब कॉर्पस एल्बिकैंस में कन्वर्ट हो जाएगी जिस जो कि बेसिकली हमें ओवरी में कैसे नजर आएगी? एज अ वाइट स्कार टिश्यू। वाइट White स्कार scar. टिश्यू, शाबाश। अच्छा चलें, अब मुझे बताओगे रिजल्ट्स क्या क्या आए हमारे बेटा? सबसे पहला रिजल्ट क्या आया? The score of the normal diploid number. Diploid of the number of chromosome. chromosomes. शाबाश। दूसरा स्टेप क्या हुआ? Variation Variation among among स्पीशीज वेरिएशन। तीसरा स्टेप क्या हुआ? determination of sex. Determination of sex Definition of of the sex the of embryo. embryo. चौथा स्टेप क्या हुआ? initiation of the cleavage. Initiation of cleavage of ठीक है। oocyte. अब जब बेटा तुम लोग स्टेप्स लिखोगे तो स्टेप्स कितने हैं? फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप्स हैं? 6. 6। और रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने हैं या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने हैं? 4। ठीक है। तो ये जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। ये उम्मीद है आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो गया होगा इंशाल्लाह। मैम आज के लिए इतना काफी नहीं है तो मैम प्लीज और टाइम भी हो गया। टाइम हो गया? अच्छा Yes, miss. यस मैम। Yes, हो गया। अच्छा बेटा, ये मैं आप लोगों को जो है ये मैं आप लोगों को ये स्लाइड भेजती हूँ। पिछली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्लाइड थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो आईवीएफ के स्टेप हैं, आईवीएफ जो ये हमने बीच बीच में सारी बातें की हैं कि ये क्या है और कि ये सारा ये आप लोगों ने एक दफा रीड करने, तो हम जो है वो इसको जो है नेक्स्ट उसमें जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। Thank you, Ma'am, ma'am. yes, कोई question है मैम। कोई कुछ पूछना चाहे? मैम क्वेश्चन है जी बेटा। मैम, जब हमारे पास मतलब कि बन हाँ, टेस्ट का सिलेबस बेटा जो हमने पहले से पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले माइटोसिस मियोसिस, उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसके बाद हमारे पास जो है हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis Miss ovulation वगैरह सारे। ओवेरियन साइकिल्स पढ़े थे और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, फर्टिलाइजेशन और क्लेवेज और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, यहाँ तक जो है वो हमारे पास आएगा। यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट पूरा। मैम हमने ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं करनी ना? ट्रांसपोर्टेशन की तो है सारी जो हाँ वो इजेक्शन और एमिशन हाँ, वो वगैरह। मैंने आप लोगों को बीच बीच में सारा बताया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस बताया था कि किस तरह स्पर्म जो है वो सर्विक्स से एंटर होगा, यूट्राइन के नाल से पास करेगा, इस्थिमस में हो सकता है, वहां जाएगा, इस्थिमस जाएगा, उसके बाद एम्पुला तक पहुंचेगा। जी ये तो अमेरिका से बोल रहा है।
आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, क्लियर नहीं है, दोबारा से पूछो। अब आ रही है आवाज? इको बहुत, रेजोनेंस बहुत हो रही है। मैम ये तो हमने ब्लास्टोसाइट वाला पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा ना ब्लास्टोसाइट और वो जो क्लिनिकल्स हैं, तो आप नेक्स्ट वीक पढ़ाएंगी? वो सिर्फ 2 लाइनें हैं, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन और क्लेवेज की इनिशिएशन तो हमने कर ली, क्लेवेज तो स्टार्ट कर लिया ना मेटाफेज पे, और उसके बाद ये सिर्फ एक एक दो लाइनें हैं, और उसके बाद ये बेसिकली बेटा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्स्ट वीक शुरू होगा ना। तो ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, फर्टिलाइजेशन और ये सारा कुछ, ये हमारे पास जो है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो है वो इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट वीक ने तकरीबन खत्म कर लिया, इसमें सिर्फ हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो है वो हमारी रह गई है बस। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है जी बेटा। मैम ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी ये भी है? ये मैच्योरेशन, ये जो अभी फर्टिलाइजेशन की स्लाइड्स थी इसी में मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन क्या था? मैम वो कैपेसिटेशन वगैरह। हाँ वो हमने किया। ये मैं आप लोगों को बेटा स्लाइड्स भेजती हूँ, आप लोग स्लाइड्स देखो एक दफा, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। स्लाइड्स भेज दीजिएगा। जी बेटा पूछो। मैम मैंने ये पूछना था कि देखिए जब हमारे पास जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास माइटोसिस होती है, क्लीवेज जब होती है, तो माइटोसिस के प्रोसेस है, तो मैम जो शफिंग ऑफ जीन्स और क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस के प्रोसेस में होती है, तो कैसे जाइगोट में मैम हमने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर है ना कि क्रॉसिंग ओवर होगी, शफलिंग ऑफ जीन्स होगी जाइगोट में, जिससे वेरिएशंस आएंगी। ना क्रॉसिंग ओवर तो नहीं मैंने कहा। क्रॉसिंग आप तो माइटोसिस का प्रोसेस होना है ना बेटा, जो क्रॉसिंग ओवर जो कुछ होना था वो तो वो साइड जो अपने क्रोमोसोम लेके आए हैं उसमें सारी क्रॉसिंग ओवर सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, और जो हमारे पास स्पर्म जो अपने जीन्स लेके आए हैं वो ऑलरेडी उनमें क्रॉसिंग ओवर और वो सब कुछ हो चुका है। जब वो यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte की स्टेज पे थी तब हमारे पास सारी क्रॉसिंग ओवर सारा प्रोसेस हो चुका था मियोसिस 1 में। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास इंटरमिंगलिंग होनी है, इंटरमिंगलिंग होना है, उन दोनों ने आपस में जुड़ना है और माइटोटिक डिवीजन होनी है, उनके जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होगी और सारा जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो होगा, इंटरमिंगलिंग होगी। और सिर्फ जी मैम इंटरमिंगलिंग यानी मतलब के फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर रिजेंबल्स टू द फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर, इस तरह की इंटरमिंगलिंग। इंटरमिंगलिंग मींस के जो मैटरनल क्रोमोसोम है वो फीमेल पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये जो क्रोमैटिड्स बनेंगे, जो हमारे पास यहाँ जो डिवीजन होनी है, जैसे अलाइनमेंट, जो माइटोसिस के जो प्रोसेस है, जो माइटोसिस के स्टेप्स हैं वो सारे होंगे, सिर्फ इंटरमिंगल होने हैं, कोई वो नहीं होंगे, चेंजिंग नहीं होगी। अब जो जाइगोट है उसके पास दोनों वो होंगे, उसके पास पैटर्नल जीन्स की भी प्रॉपर्टीज होंगी और मैटरनल जीन्स की भी प्रॉपर्टीज होंगी, और फिर आगे सारी थ्योरीज हैं कि कौन सी डोमिनेंट हो जाएगी और कौन सी रिसेसिव में चली जाएगी। ठीक है, अब मैम मेरी बात सुनो, कोई नए सिरे से प्रोसेस नहीं होना। जी बेटा। हाँ जी बोलो। सुने आप ना, जब ये मतलब खत्म हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक में, तो मैं सब काइंडली सोमैटिक और जो जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं ना वो रिपीट कर देगा, बिकॉज में से जो क्वेश्चन आए थे पेपर में और काफी ज्यादा गलत हुए हैं बच्चों के। कौन सा क्वेश्चन आया था? मेरे लास्ट में आए थे 2-3 क्वेश्चन, सोमैटिक सेल से रिलेटेड क्रोमोसोम्स कितने होते हैं और जो जर्म सेल्स में कितने होते हैं, मतलब थे 2-3 क्वेश्चन। अच्छा चलो वो हम नंबर्स जो हैं वो दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा हाँ जी, वो माइटोसिस प्रोसेस का बेटा क्लियर हुआ है आपको? यस मैम हो गया। इंटरमिंगलिंग होगी, बार बार आप देखो हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरमिंगल, वो क्रोमोसोम्स जो हैं मैटरनल और पैटर्नल वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है मैम वही ना, मतलब कि आपस में सब हो जाएंगे, उनकी वो फिर डीएनए डुप्लीकेट करेंगे और वो मेटाफेज स्टेट पे रेंज शुरू हो जाएंगे। हाँ बस रैंडमली। हाँ रैंडमली। ओके मैम। ठीक है, ठीक यस। चलो ये मैं आप लोगों को अभी भेजती हूँ। ठीक है।